आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। जगन और राजू इस मतलबी दुनिया से दूर निकल पड़े थे। एक लॉन्ग ड्राइव पर राजू गाड़ी चला रहा था और जगन उसके बगल वाली सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर देख रहा था। जगन के हाव भाव बता रहे थे कि वो कहीं ख्यालों में खो चुका है, मगर राजू उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चलाने पर था। तभी कार चलाते चलाते राजू ने जगन से कहा, जगन क्या हुआ तेरे को? बाहर क्या देख रहा है? इस पर जगन ने राजू की ओर पलटते हुए कहा, नहीं तो कुछ नहीं हुआ, मैं बस यही देख रहा हूं कि रास्ता कितना सुनसान है। इस पर राजू बोला, हाँ ये रास्ता थोड़ा ज्यादा ही सुनसान है, पर अच्छा है ना, कोई शोर शराबा नहीं है और ना ही कुछ और। जगन ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वापस खिड़की से बाहर देखने लगा। चूंकि राजू जगन को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए उसे समझ आ गया कि जगन डर रहा है। दरअसल जगन थोड़ा डरपोक किस्म का लड़का था। सुनसान रास्तों से पता नहीं क्यों जगन को एक अजीब सा डर लगता था। खैर राजू ने इस बारे में उतना सोचा नहीं और चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। वो रास्ता दोनों के लिए ही अनजान था। मतलब ये कि वो दोनों पहली बार उस रास्ते पर आए थे, तो जाहिर सी बात है किसी को भी उस रास्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। राजू अभी गाड़ी चला ही रहा था कि तभी उसकी कार अचानक से पिकअप छोड़ने लगी और गाड़ी लुढ़कती हुई थोड़ा आगे जाकर ही पूरी तरह से बंद पड़ गई। राजू को काफी हैरानी हुई कि आखिर ये गाड़ी को अचानक हो क्या गया, जबकि उसने गाड़ी को कल ही सर्विसिंग के लिए दिया था। हैरान होकर राजू ने 5-6 बार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर गाड़ी थी जो चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने में ही जगन ने राजू से कहा, ये सर्विसिंग कराई है तूने? इतनी जल्दी बंद कैसे पड़ गई? इस पर राजू बोला, पता नहीं क्या हो गया, रुक मैं बाहर निकल कर देखता हूं। इतना कहकर राजू गाड़ी से बाहर निकला और गाड़ी का बोनट खोलकर जांचने लगा कि आखिर दिक्कत क्या है, मगर राजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे इंजन और बाकी सारी चीजें ठीक ही लग रही थी। बहुत ढूंढने के बाद भी जब उसे कोई फॉल्ट नजर नहीं आया, तो चेहरा लटकाते हुए राजू वापस कार में आया। राजू का लटका हुआ चेहरा देख जगन समझ गया कि क्या हुआ है, मगर फिर भी उसने राजू से कहा, क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा कुछ? राजू ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, देख अब कोई चारा तो है नहीं, एक काम करता हूं, मैं जरा आगे जाकर देखता हूं। वैसे लग तो नहीं रहा कि यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा, पर फिर भी एक बार जाकर देखता हूं। तू गाड़ी में ही रहना और कोई अनजान आदमी के लिए गाड़ी का दरवाजा मत खोलना। फोन है ना तेरे पास? अगर कोई परेशानी आएगी तो मुझे फोन करना। इतना कहकर राजू वहां से आगे की तरफ चला गया और थोड़ा आगे जाकर ही अंधेरे में मिल गया। डरा सहमा जगन चुपचाप कार के सभी खिड़की दरवाजों को बंद करके अंदर ही बैठा रहा। उसके पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था। अगर वो राजू के साथ जाता तो गाड़ी को कौन देखता। खैर जगन मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा, मगर उसकी घबराहट थी जो उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। रात हर पल और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। घड़ी बता रही थी रात के 12 बज चुके हैं। वो रास्ता पूरी तरह से खामोशी में डूबा हुआ था। रास्ते के दोनों बाजू सिर्फ घना जंगल था, बाकी और कुछ भी उस रास्ते पर नजर नहीं आ रहा था। अभी जगन अपनी सीट पर बैठा बाहर देख ही रहा था कि तभी गाड़ी के छत पर कुछ अजीबोगरीब आवाज आने लगी। आवाज सुनते ही इतनी देर से शांत बैठा जगन
एकदम से घबरा गया। उसकी घबराहट 7वें आसमान पर चढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, कहाँ जाए। पर वो आवाज थोड़ी ही देर में बंद हो गई। जगन ने किसी तरह खुद को शांत किया, ये सोचकर कि शायद कोई परिंदा वगैरह होगा। जगन ने सोचा कि अगर वो कार के अंदर जल रही सीलिंग लाइट को बंद कर देगा तो उसे बाहर के लोग नहीं दिखेंगे, जिससे उसका डर कम हो जाएगा। यही सोचकर जगन ने कार के ऊपर जल रही सीलिंग लाइट को बंद कर दिया और चुपचाप गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा। जगन अभी अपनी सीट पर बैठे बैठे सामने देख ही रहा था कि तभी अचानक ड्राइविंग सीट के पास वाली खिड़की पर कोई जोर जोर से दस्तक देने लगा। जगन ने हड़बड़ाते हुए अपने बगल वाली सीट की तरफ देखा तो पाया कि उस खिड़की पर कोई और नहीं बल्कि राजू खड़ा है। जगन की जान में जान आई। उसने तुरंत उस तरफ का दरवाजा अनलॉक किया तो राजू कार में आया और बोला, कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा यार, फिर से कोशिश करता हूँ गाड़ी स्टार्ट करने की। इतना कहकर राजू ने फिर से एक बार गाड़ी चालू करने की कोशिश की और पता नहीं कैसे गाड़ी स्टार्ट भी हो गई। जगन की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, मगर राजू उसके चेहरे पर गाड़ी स्टार्ट हो जाने के बावजूद भी खुशी का कोई हाव भाव नजर ही नहीं आ रहा था। उसने चुपचाप गाड़ी को यू टर्न लिया और वो दोनों वापस अपने घर की तरफ जाने लगे। तभी जगन ने राजू से कहा, अच्छा हुआ तूने गाड़ी को यू टर्न ले लिया, मुझे भी आगे जाना अब ठीक नहीं लग रहा था। मगर इस पर भी राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ सामने थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जगन को बड़ा अजीब लगा क्योंकि राजू ऐसे चुप रहने वालों में से तो कतई नहीं था। वो हमेशा बकबक करता ही रहता था, तो फिर आज चुप क्यों है? जगन को ये समझ में नहीं आ रहा था। जिस पर जगन ने राजू से कहा, क्या हुआ, तू ऐसे चुप क्यों है, कुछ हुआ क्या? मगर इस पर भी राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उसी तरह से किसी पुतले की तरह बस अपनी सीट पर बैठा रहा। जगन को अब काफी अजीब सा लगने लगा था और मन ही मन में वो घबरा भी रहा था, लेकिन वो करता भी तो क्या करता। उसके पास चुपचाप सीट पर बैठे रहने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। वक्त पानी की तरह बह रहा था। जहां थोड़ी देर पहले तक रात के 12 बज रहे थे, वहीं अब वक्त हो रहा था रात के 1:30 बजे का। जगन अभी सीट पर बैठा राजू की तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक उसका फोन बज उठा। उसने मोबाइल में देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि कॉल किसी और का नहीं बल्कि उसके दोस्त राजू का था। मगर ये कैसे हो सकता है? राजू तो उसके बगल में है, फिर उसी का कॉल कैसे आ सकता है? कांपते हाथों से जगन ने कॉल रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, हेलो सुन जगन, अभी मुझे आने में जरा टाइम लगेगा, मैं जरा आगे जाकर देखता हूँ, तू कार में ही रहना। आवाज किसी और की नहीं बल्कि राजू की थी। जगन के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने पलटकर गाड़ी चला रहे राजू की तरफ देखा तो अब उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। वो राजू नहीं बल्कि कोई और ही था। उसके आंखों की पुतलियां पूरी काली थी। जगन समझ गया कि ये उसका दोस्त नहीं बल्कि मौत है। तभी जब उसने सामने देखा तो गाड़ी रास्ते से नीचे उतरकर जंगलों की तरफ जा रही थी। उसी वक्त जगन ने गाड़ी का दरवाजा खोला और चलती कार से कूद गया। चलती कार से कूदने के कारण उसके सर पर चोट आई और वो वहीं पर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो राजू उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार रहा था। उसने राजू को पूरी बात बताई,
मगर राजू को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन उस रात जो जगन के साथ हुआ उसे वो ही समझ सकता है। और उस दिन के बाद से वो दोनों कभी भी उस रास्ते पर नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब मैं बेरोजगार हुआ करता था। मैं घर का इकलौता बेटा था, तो सारी जिम्मेदारी भी मेरे सर पर थी। हालांकि मैं गांव में छोटे मोटे काम कर रहा था, मगर उन कामों का कोई ठीक ठिकाना नहीं। आज चालू तो कल बंद। ऐसे में मुझे तलाश थी एक अच्छी सी नौकरी की, जो मेरी सारी आर्थिक तकलीफों को दूर कर सके। ऐसे ही एक शाम मैं गांव के चौक पर बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में ही सोच रहा था कि तभी मेरा एक दोस्त अजय चलकर मेरे पास आया। अजय पहले गांव में ही रहता था, पर शहर में बढ़िया नौकरी मिल जाने के कारण वो अब शहर में शिफ्ट हो गया है और अब कुछ दिनों की छुट्टी लेकर गांव आया है। अजय के मेरे पास आते ही हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। बातों ही बातों में मैंने अपनी पूरी परेशानी अजय को बताई। मेरी सारी बातें सुन अजय बोला, एक काम कर, तू कल मेरे साथ शहर चल, वहाँ कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाएगा। अजय की बात सुनकर मैं काफ़ी खुश हुआ और मेरी चिंता भी थोड़ी कम हो गई। अगली सुबह हम लोग शहर जाने वाले बस में सवार हो गए। क्योंकि शहर हमारे गांव से थोड़ा दूर था, तो पहुंचते पहुंचते रात होना तय है। और ठीक रात के 9 बजे हम लोग बस से उतरे और अजय के क्वार्टर की तरफ जाने लगे। रास्ते में अजय ने मुझसे कहा, देख, एक काम तो है पर थोड़ी परेशानी है, कर पाएगा? इस पर मैंने कहा, क्या काम है और कैसी परेशानी? इस पर अजय ने बताना शुरू किया, दरअसल एक बंगला है, तुझे हर रात उसकी पहरेदारी करनी है। पर लोग कहते हैं कि वो जगह ठीक नहीं है, वो बंगला भूतिया है। अजय की बातें सुनकर मैं थोड़ा मुस्कुराया और अजय से कहा, क्या यार अजय, तू भी शहर में रहकर इन सब बातों को मानता है? इन सब बातों को मैं नहीं मानता। जिसके बाद मैं तुरंत काम करने के लिए राजी हो गया। अगले दिन अजय मुझे बंगले के मालिक के पास ले गया। बंगले के मालिक से बातचीत करने के बाद मालिक ने मुझे काम पर रख लिया। साथ ही साथ बंगले के मालिक ने मुझे एक चेतावनी भी दी, देखो, कुछ भी हो जाए पर तुम बंगले के अंदर मत जाना। तुम्हारी ड्यूटी रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक की होगी। काम मिलने से मैं काफ़ी खुश था, मगर लोगों की बातें सुनकर थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। पर जब तय कर ही लिया है तो डर किस बात का। जिसके बाद मैं रात को काम पर निकलने की तैयारी में जुट गया। रात के 9 बजे से पहले ही मैं उस घर के पास पहुंच गया। बरसात का मौसम था और ऊपर से दूर दूर तक आसमान में चांद का कोई अता पता नहीं था, जिस कारण चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ था। उस बंगले के बाहर एक सीमेंट का चबूतरा बना हुआ था, लिहाजा मैं चबूतरे पर जाकर बैठ गया। बरसात का मौसम होने के कारण हवाएं काफ़ी तेज चल रही थी, वो भी इतनी तेज कि बरसात के मौसम में ही ठंड का अनुभव करा रही थी। मैं भी सीमेंट के चबूतरे पर बैठे बैठे इधर उधर टॉर्च मारकर उस बंगले को देख रहा था। वो बंगला काफ़ी बड़ा और काफ़ी पुराना मालूम पड़ रहा था। मुझे अजय की एक और बात खटक रही थी कि यहाँ तो भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ लग ही नहीं रही, फिर लोग इस बंगले को भूतिया क्यों बोलते हैं। उस बंगले के आसपास दूर दूर तक कोई घर नहीं था और ना ही कोई आदमी दिख रहा था। यूं ही उस सीमेंट के चबूतरे पर बैठे बैठे कब 3 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। अब वक्त हो रहा था रात के 12 बजे का। रात काफ़ी हो जाने के कारण अब मुझे नींद आने लगी थी। कुछ देर तो मैंने ना सोने की कोशिश की, मगर आखिरकार नींद ने मुझे कब अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। कुछ देर यूं ही बैठे बैठे सोने के बाद अचानक नींद किसी तरह से मेरी नींद टूट गई। वो आवाज़ रोने की थी
उस रोने की आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक उठा कि आखिर ये रोने की आवाज है किसकी। यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। कुछ देर तक उस रोने की आवाज को महसूस करने पर पता चला कि वो रोने की आवाज किसी औरत की है, और वो रोने की आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उस बंगले के अंदर से आ रही है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? बंगले के अंदर तो कोई है ही नहीं। अब मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, साथ ही साथ मुझे थोड़ा घबराहट भी हो रही थी। मगर मैंने घबराहट को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया और उठा उस सीधे बंगले के दरवाजे की तरफ चलता बना, ये देखने के लिए कि आखिर बंगले के अंदर है कौन। चलते चलते मैं उस बंगले के दरवाजे के पास पहुंचा तो बंगले का दरवाजा बंद था। मैंने जैसे ही उस बंद दरवाजे को छुआ तो वो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, मानो कोई मेरे आने का ही इंतजार कर रहा हो। खैर, खुद ब खुद दरवाजा खुलने से मैं थोड़ा हक्का बक्का जरूर हुआ, मगर वो आवाज आ कहां से रही है और है किसकी, ये जानने के लिए इन सब बातों पर गौर नहीं किया। खैर, बंगले के अंदर दाखिल होते ही मैं उस आवाज को तलाशने के लिए इधर उधर देखने लगा। उस बंगले के अंदर घना अंधेरा पसरा हुआ था, तो मैं टॉर्च के सहारे बंगले के अंदर इधर उधर देखने लगा। वो बंगला काफी दिनों से बंद था, जिस कारण उस बंगले में चारों तरफ जगह जगह पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। अभी मैं इधर उधर नजरें दौड़ा ही रहा था कि तभी मुझे उस बंगले के हॉल में एक बच्चा खेलता हुआ नजर आया। उस बच्चे को बंगले के अंदर देखकर मैं एकदम से चौंक गया कि भला ये बच्चा है किसका और इतनी रात गए बंगले के अंदर क्या कर रहा है। चौंक तो मैं गया था, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत जुटाकर उस बच्चे की तरफ आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते वक्त मैंने एक बात पर गौर किया कि मैं जितना उस बच्चे की तरफ आगे बढ़ता जा रहा हूँ, वो बच्चा उतना ही मुझसे दूर चला आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है कि तभी देखते ही देखते वो बच्चा हवा में धुआं हो गया। ये देखकर अब मुझे समझ आ गया था कि जरूर दाल में कुछ काला है, मगर मुझे कहाँ पता था कि यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। खैर, मैं जैसे ही उस बंगले के हॉल पर पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां दो औरतें बैठकर रो रही थीं। उन दोनों औरतों का चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था और बाल सामने बिखरे हुए थे, जिस कारण मुझे उनका चेहरा नहीं दिख रहा था। इस पर मैंने हिम्मत जुटाकर उन औरतों से कहा, कौन है वहां पर? मेरे ये बोलने पर उन दोनों औरतों ने कोई जवाब नहीं दिया, मानो मेरे पूछने का उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा हो। उन दोनों से कोई जवाब ना पाकर मैं एक दो कदम उनकी तरफ आगे बढ़ा। मैं जैसे ही उनकी तरफ दो कदम आगे बढ़ा तो उन दोनों ने एक साथ अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया। तो हल्की सी टॉर्च की रोशनी में उन दोनों का चेहरा देखकर मानो मेरे पूरे शरीर में करंट सा दौड़ने लगा, क्योंकि उन दोनों का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। ये देखकर मैं समझ गया कि सचमुच वो बंगला भूतिया है, और मैंने सीधे वहां से दौड़ लगा दी और भागकर अजय के पास चला गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।